बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, सबसे पहले बात करना चाहेंगे सूबा सिंध के हवाले से। सूबा सिंध को HIV एड्स की वबा के बाद अब एक और वबा ने घेरे में ले लिया है। एक वायरस जो कि डिफ्थीरिया या खुन्नाक कहलाता है, वो वबाई अंदाज में बदीन के साहिली इलाकों पर फैलता जा रहा है। डिफ्थीरिया के हवाले से आपको ये बताते चलें कि ये वो बीमारी है जो बच्चों में फैलती है, जिसकी वजह से हिफाजती टीके लगाए जाते हैं। और पाकिस्तान में EPI यानी एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, जो कि बाकायदा WHO के ताउन से चलाया जाता है, इसमें जो टीके मौजूद होते हैं उसमें एक टीका डिफ्थीरिया का भी होता है, जिसकी न सिर्फ एक डोज लगाई जाती है बल्कि 2 बूस्टर्स और भी दिए जाते हैं ताकि बच्चों में इम्यूनिटी मज़ीद मजबूत हो सके। यही वजह है कि अगर या तो वायरल लोड ज़्यादा हो या ख़राब पानी या ख़राब खुराक हो तो फिर ये बीमारी बच्चों में फैलने लगती है। इसका ताल्लुक़ हलक से होता है, बाकायदा एक मेम्ब्रेन या पर्दा बन जाता है हलक में, और इसकी वजह से खाने में मुश्किल हो जाती है। और ये वायरस है तो चूँकि ये एक दूसरे से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन यानी थूक की छींटों के साथ ये एक दूसरे को भी फैलता है। यानी एक तरफ तो पानी से फैल रहा है, ख़राब खुराक से फैल रहा है। लेकिन क्या वजह है? क्या टीकों का कोर्स सही नहीं कराया गया, या फिर सफाई सुथराई का निज़ाम ठीक नहीं है, पानी साफ़ नहीं है? और ख़ाली यही नहीं, हम देखते हैं सिंध में अक्सर वबाई अमराज बहुत तेज़ी से फैलते हैं। चाहे खसरा की बात करें तो हर सर्दियों में कई जाने यानी कई बच्चे जो हैं वो अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं खसरा यानी मीज़ल्स की वजह से। इसी तरह मुख्तलिफ़ और बीमारियाँ जिसे हम खुराक की कमी कहते हैं, सुखियाकी का मर्ज़ सिंध में बहुत कॉमन है, क्वाशरकोर या मैरिस्मस इसे इंग्लिश में कहा जाता है, और इसकी वजह से बच्चों में अमवात भी देखने में आती हैं। यानी जो बच्चों में शराय अमवात है वो इस वजह से भी ज़्यादा है कि ग़ज़ाई क़िल्लत है। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें तो सिंध के सहराई इलाक़ों में ये ग़ज़ाई क़िल्लत पाई जाती है, जिसकी वजह से न सिर्फ वो सुखियाकी का शिकार होते हैं बल्कि मुख्तलिफ़ ऐसे अमराज जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होने की वजह से बच्चों पर हमला कर देते हैं। नाज़रीन, सिंध हुकूमत किस कदर इन अमराज पे काबू पाने की कोशिश कर रही है, किस तरह इन वबाओं को कंट्रोल किया जा रहा है, आज के प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि कराची में जो सफाई के हवाले से इक़दाम किए गए हैं सिंध हुकूमत की जानिब से, क्या वो कारगर हैं या नहीं। यानी सफाई मुहिम के बाद क्या वाकई शहर जो है वो जिसे कहना चाहिए क्लीन कराची या साफ़ सुथरा शहर बन गया है, या अभी भी कचरे के ढेर मौजूद हैं? क्या ऐसे इलाके जहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से ठेका दिया गया था वहाँ पे ज़्यादा कचरा मौजूद था, या ऐसे इलाकों में जहाँ DMCs खुद कचरा उठाने का काम कर रही थी वहाँ पे ज़्यादा कचरा मौजूद था? इन तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने आज के मेहमानों का तारुफ आपसे कराना चाहूँगा। मेरे पहले मेहमान जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, यहाँ हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं राना गुलजार ताज साहब। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, खुश आमदीद कहते हैं आप। लेकिन आज हमारे दूसरे मेहमान हुमायूं उस्मान साहब, रहनुमा पाक सरजमीन पार्टी। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। वालेकुम सलाम जी। और नाजरीन, हमारे आज के तीसरे मेहमान एडवोकेट हाफिज़ फजल करीम, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। राना साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि सिंध में अगर हम बात करें तो तकरीबन 11 साल से ज़ायद का अरसा हो गया कि माशाल्लाह आपकी हुकूमत कायम है, कायम दायम है। और अब 18वीं तरमीम के बाद सूबों को जितनी पावर्स हासिल हैं, शायद माजी में इतनी पावर्स हासिल नहीं थी। सर, क्या कहते हैं ख़ास तौर पे अगर हम बात करें इन वबाई अमराज की, या जिस तरीके से सेहत के मसाइल ख़ास तौर पे हैं सर, तो बदीन की बात की जाए, थरपारकर की बात की जाए, मीरपुर ख़ास की बात की जाए, ये वो इलाके हैं जो कि नज़रअंदाज किए जाते हैं, क्यों सर, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने बात की डॉक्टर साहब बदीन ऐसी नहीं, मैं पूरे मुल्क की बात करूँगा। ये हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी होती है और इसमें कोशिश करनी चाहिए क्योंकि आवाम हुकूमत की तरफ देखती है। और इसमें जो जहाँ तक आपने इन जो चंद बीमारी के बारे में आपने बताया है, इसमें हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी है और आवाम की भी ज़िम्मेदारी है। हुकूमत की ज़िम्मेदारी ये है कि जहाँ अगर ऐसे वबाई अमराज होते हैं उन पे फ़ौरी तौर पर कंट्रोल किया जाए और उनको फ़ौरी तौर पर जो है वहाँ पर वैक्सीन उन बच्चों को दिलाई जाए। अवाम का इसमें ये ताल्लुक़ है कि इसमें सफाई जो है, जो वालिदैन होते हैं वो अपने घरों के अंदर सफाई रखें, वो खाने पीने की चीज़ों को साफ़ रखें, ये भी है। जहाँ तक साहिली पट्टी की बात है तो मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे वज़ीर हैं, वो तकरीबन ये तमाम साहिली पट्टियों की जो सफाई है वो
कोशिश कर रहे हैं कि एक इल्ज़ाम ये भी लगाया जाता है कि जहाँ पे आपका वोट बैंक है, जहाँ से आपको सीटें हासिल हुई, वहाँ पे तो फिर भी तवज्जो दी जाती है, लेकिन ऐसे इलाके जहाँ पे GDA या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट मिले हैं, वहाँ पे ये भी कहा जाता है कि जानबूझ के अवाम को सज़ा भी दी जा रही होती है ताकि उन नेक्स्ट टाइम के इलेक्शंस में थोड़ा सबक हासिल करेंगे। पाकिस्तान में उस पार्टी को अगर वोट देते तो इलाके में काम किया जाए। देखिए, हमारे पास ऐसा नहीं है। हाँ। बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम की नुमाइंदा जमात है और अवाम में सब आते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई इन्होंने हमें वोट नहीं दिया। और यहाँ पर देखें, हमें उन हलकों को भी तवज्जो देते हैं कि जहाँ से हमें वोट नहीं मिला, क्योंकि गवर्नमेंट सबके लिए एक होती है। ठीक है, ये अवाम की राय होती है, अवाम ने उस जहाँ पर वोट हमें नहीं मिला, ये अवाम की अपनी मर्जी है, उन्होंने नहीं दिया, कोई बात नहीं है। लेकिन जो भी गवर्नमेंट के सम्राट हैं वो भी उतने ही मुस्तहिक हैं जितने के दूसरे हलकों के होते हैं। तो ये तासुर गलत है कि जी हम लोग ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं करते। और पीपल्स पार्टी कभी भी ऐसा निज़ाम नहीं रखती कि जहाँ से हमें डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में भी दावे किए गए थे कि डेंगू वो वबाई सूरत इख्तियार नहीं कर सकेगा, लेकिन बदकिस्मती से हम ये देख रहे हैं कि ख़ास तौर पे जो मेजॉरिटी ऑफ केसेस हैं वो कराची से रिपोर्ट हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं। डेंगू पे मीडिया ने भी आवाज़ उठाई, डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम को मौसर बनाने की बात की गई और डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम के हवाले से ये भी कहा गया कि इस दफ़ा चूँकि हम मच्छरों की ब्रीडिंग नहीं है, इनकी अफजाइश नस्ल नहीं होने दे रहे हैं, इसलिए इस साल डेंगू शायद इतनी वबाई सूरत अख्तियार ना कर सके। सर, दावे एक तरफ, लेकिन जो हकीकत है वो ऐसी रही कि इस वक्त मतलब सर बहुत से, अगर हम बात करें तो हर दूसरे घर में तकरीबन कोई ना कोई शख्स जो है ना वो डेंगू का शिकार हो रहा है। बिल्कुल ये है, ऐसी बात नहीं है, आप सही कह रहे हैं। लेकिन इसमें देखिए, इसमें जो स्प्रे करना है ये DMCs का काम है कि वो इलाकों में जो है स्प्रे करें और उससे जो है पानी को ना ठहरने दिया जाए, क्योंकि जब ये पानी ठहरता है तो इससे डेंगू पैदा होता है। तो ये DMCs का काम है कि वो अपने इलाकों में स्प्रे करें। तो इसमें हुकूमत सिंध का तो मैं समझता हूँ कि वो नहीं है, तो DMCs का काम है कि वो स्प्रे करें इलाकों के अंदर। तो मतलब अगर जो सेहत की सहूलियात की जिम्मेदारी है वो तो सर बिल्कुल हुकूमत सिंध की जिम्मेदारी है। हाँ। और मैं फिर वही आपसे गुजारिश करूँगा कि जहाँ तक कोशिश हो रही है वो हम कर भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। एक सवाल आपसे और करूँगा, फिर हम नेक्स्ट गेस्ट की तरफ जाएंगे। सर, रेबीज़ एंटी रेबीज़ वैक्सीन एक होती है, यानी ख़ास तौर पे जब शहर में इस वक्त सग गजीदगी, जिसे हम कुत्ते के काटे की बीमारी कहते हैं, जो जाहिर सी बात है कहा यह जाता है कि वो भी कुछ ख़ास ऐसे कुत्ते होते हैं जिनको बीमारी होती है जो कि पागल हो जाते हैं और तभी इंसान पे हमला करते हैं। एक इलाके में कोई 18 लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। और चलें, ये तो एक तरफ DMCs की जिम्मेदारी है, हम कोशिश भी करें कि हम DMC कि किसी न किसी चेयरमैन को भी लाइन पे लें और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से भी मौक़िफ़ लें। सर, लेकिन बात यह है कि अगर मतलब कुत्ते जो हैं वो काट रहे हैं आवाम को, तो सर उसके साथ साथ एक वैक्सीन है जो कि बाकायदा, और अब सर अब पहले तो 14 इंजेक्शन लगाए जाते थे नाफ में, अब तो इतनी लेटेस्ट रिसर्च के साथ 1 या 2 इंजेक्शन में इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है। लेकिन बदकिस्मती से हम ऐसे मरीज़ देख रहे हैं जो कि रेबीज़ का इंजेक्शन ना लगने की वजह से पागल होकर मर रहे हैं। सर देखिए, इसमें मैंने आपसे कहा, जहाँ तक कुत्ते की बात है, ये भी DMCs का काम है कि जहाँ इलाकों में एक सर्वे होता है, कुत्ते होते हैं, तो उनको वहाँ से ख़त्म किया जाता है। बदकिस्मती से किसी DMC ने ऐसा नहीं किया। ये हम भी देख रहे हैं, ये बात है अपनी जगह, हम भी देख रहे हैं। लेकिन वैक्सीन बिल्कुल हुकूमत सिंध इंशाल्लाह वैक्सीन फराहम कर भी रही है और मज़ीद करेंगे। और जहाँ भी अगर कोई ऐसे मामलात हैं तो लेकिन ये काफ़ी अरसे से मतलब तकरीबन हर चैनल पे ये चीज़ें चल रही हैं और बिल्कुल चैनलों पे सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों से बाकायदा केसेस रिपोर्ट भी हो रहे हैं कि वैक्सीन ना लगने की वजह से लोग इस बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। लेकिन सर और कितना टाइम लग जाएगा? देखिए, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं। देखिए, वैक्सीन भी मिलती है, सब मिलती है, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो ज़ाहिर है हॉस्पिटल जाते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो वीडियो वायरल कर देते हैं, देखने से पहले बस किया और वीडियो वायरल कर दी। देखिए, बिल्कुल कोताहियाँ होंगी, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोताही नहीं, वीडियो वायरल होनी चाहिए ना। मैंने आपसे क्या कहा कि बिल्कुल कोताही हुई होंगी, मैं ये बात नहीं कहता हूँ। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही। देखिए, हुकूमत अगर शहरियों पर तवज्जो नहीं देगी, आवाम पर तवज्जो नहीं देगी, तो किस पर देगी? ज़ाहिर है इन्होंने हमें वोट दिए हैं, हमें इन्होंने इख्तिदार सौंपा है, हमारे पे इनकी जिम्मेदारी है और ये इस जिम्मेदारी को इंशाल्लाह पूरी कर रहे हैं और करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ठीक है,
हाफिज़ फजल करीम साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा। पहले हम ज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ आपसे लें। सर, जहाँ सूबाई हुकूमत की बात आती है वहीं सेहत की ज़िम्मेदारी जो है वफाकी हुकूमत की भी आती है सर। और ख़ास तौर पे अगर हम बात करें कराची की, दावे भी किए गए कराची के हवाले से, पैकेजेस की भी बात की गई सर। अब मतलब काफ़ी टाइम भी हो चुका है, लेकिन चाहे हम यानी बसों के मंसूबे की बात करें या सेहत के मंसूबों की बात करें सर, कराची में कोई ख़ास काम होता नज़र नहीं आता। ज़्यादातर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में एक रेस लगी रहती है कि कराची का मैंडेट किसके पास है। इस चक्कर में सर अवाम पिस रहे हैं, क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डॉक्टर साहब। बात है कि अभी आपकी जवाब देने से पहले मेरा ना साहब हमारे पीपल्स पार्टी के हवाले से जो अपना मौक़िफ़ रख रहे थे, आप या तो ज़िम्मेदार ठहराते हैं विफाक को या ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं डीएमसी को। सेंट्रल प्लेस आपने बिल्कुल खाली छोड़ दिया है कि मतलब सूबाई गवर्नमेंट की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। सबसे बड़ा तकलीफ दे अमर ये है कि आफ्टर द 18th अमेंडमेंट जो सब्जेक्ट थे, जो कंकरेंट लिस्ट थी, उसमें से जो आपने सब्जेक्ट ले लिया अपने पास, एजुकेशन भी उसमें चला गया, हेल्थ भी चला गया, सूबाई सब्जेक्ट है। और अगर हम उसके ऊपर कोई बात आकर के वफाक की तरफ से कोई बात आती है तो आप ये कहते हैं जी सिंध के अख्तियारात पर हमला होने जा रहा है, सिंध पर जो है कराची पर काबिज़ीन आने वाले, सेंट्रल कब्ज़ा करने वाला है। हालांकि ऐसा हमारा सिर्फ इशू ये है, जो बातें आपने अभी की है यहाँ पर कराची के हवाले से खुसूसन और बिलुमूम पूरे सिंध और पाकिस्तान के हवाले से। मैं अभी कल कहीं पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा जी वो जब पाकिस्तान तकसीम हुआ ना तो शेख मुजीब और जुल्फ़िकार अली भुट्टो दो नाम आते हैं उस दौर के अंदर, जिनके पास इलेक्शन लड़ा और जो भी सूरत हाल थी, उन इख्तिलाफी उमूर पर हम नहीं जाते, लेकिन उनका मुजीब मर गया। यहाँ भुट्टो अभी तक ज़िंदा है, अवाम मरती रहेगी जब तक भुट्टो ज़िंदा है। वहाँ आज बांग्लादेश को देखा आपने कितनी तरक्की कर ली उन्होंने। सर यहाँ मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा। आपने कहा ना कि सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। सर, आपने 2 हॉस्पिटल्स कराची से ले लिए थे सिंध हुकूमत से, NICVD और NICH। बड़े बड़े दावे किए गए थे मेरे अपने प्रोग्राम में। पाकिस्तान तहरीक सर NICH जो कि बेसिकली जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर, बच्चों का जो वार्ड है NICH वो, और NICVD, ठीक है सर। ये तमाम ये बड़े दावे किए गए कि अब हम चला के दिखाएंगे, और वफाक बड़ी बदउनवानी हो रही थी और सब कुछ। सिंध हुकूमत की तरफ से ये दावा किया गया कि वफाकी हुकूमत के पास ना तो बजट है और ना वो इस तरीके से चला सकती है। हमने इसमें बड़ा पैसा खर्च किया है इन अस्पतालों पे, और इस वक्त जो इन अस्पतालों की हालत है ये पहले से बहुत बेहतर है। सर, मेरे अपने प्रोग्राम में या दूसरे प्रोग्रामों में आपकी पार्टी के लोग आगे ये कहते रहे कि बड़े इसमें करप्शन निकलेगी, हम इसको चला के दिखाएंगे। आखिर में सर क्या हुआ? वही यू टर्न, क्या आपको ये अस्पताल वापस करने पड़ गए? मतलब सर कोई ली हुई चीज़, या जब एक चीज़ जाहिर सी बात है एक नोटिफिकेशन के ज़रिए, कोर्ट ऑर्डर के ज़रिए आपको मिल चुकी थी वफाकी हुकूमत को, सर आप मॉडल बना के दिखाते कि हम कराची में, इससे अच्छा तो आपके पास मौका नहीं था ना कराची में काम करने का। वोट लेने के बाद, कराची से मैंडेट लेने के बाद आपने सर बड़े आराम से, अगर इतनी ख़राबी सिंध हुकूमत में है तो ये अस्पताल वापस क्यों कर दिए सर? सर सबसे बड़ी खराबी यही है जो आपने वापस कर दिया अस्पताल। अब नहीं, आप जो बयान कर रहे हैं ना जी, जिन लोगों से हमने लेना था, जो हमारा डिसीजन भी था, आप सही बात कर रहे हैं, हमारे नुमाइंदों ने यहाँ पर बात की होगी और हमारी पूरी कोशिश थी। इतना बड़ा गंभीर करप्शन का इशू है, अगर जिस दिन आप इसमें NICVD और NICH और ये इसमें दाखिल हो गए ना, उसके लिए तो पूरा एक प्रोग्राम आप रखेंगे कि वहाँ के जो करप्शन के मामलात हैं वो अगर हम उस पर काम करते एक अरसे तक, देखिए मैं आप मुबैना करप्शन कहें, एलिज्ड, ठीक है ना, क्योंकि आप सर किसी पे इस तरह इल्जाम तो नहीं लगा सकते जब तक कि वो करप्शन, आप खुद माशाल्लाह एडवोकेट हैं, आप किसी को भी हुकूमत पे उस वक्त तक किसी को आप लेवल नहीं कर सकते कि वो करप्ट है जब तक। इसलिए नहीं कह रहा, देखिए बात ये आपके नॉलेज होता है ना, अगर आप कंफर्म होते हैं तो कोई और आकर के आप उसको चैलेंज करें कि जी ठीक है वहाँ पर कोई करप्शन के वाले मामलात नहीं है। अवाम उन्नास को पता है, जो भुगत रहे हैं, जो सिविल हॉस्पिटल को भुगते हैं या जामिया को, जिना को भुगते हैं, NICVD जो जाते हैं वहाँ पर, जिन लोगों के साथ जो वहाँ पर हालात पेश आते हैं उन बेचारों को पता है। अवाम जो थी दे आर द बेटर जज।
सर अगर इतनी करप्शन है तो नैब के एहतसाब के इदारे मौजूद हैं, सारी चीजें मुतसिब मौजूद हैं, आप मतलब लेके जाएं सर। लेकिन अगर इतनी करप्शन थी तो वापस क्यों कर दिया सर? मतलब आप चाहते हैं कि उसमें अगर मुबैना तौर पे आपके हिसाब से अगर सिंध हुकूमत की जानिब से करप्शन थी तो आपके वापस करने का क्या मकसद था सर? एक हमारा पास जो थॉट था वो प्रिवेल ये कर रहा था ड्यूरिंग द मीटिंग कि अगर ये तीनों अस्पताल हम लेते हैं, ठीक है जी, ये बार बार जो 18th अमेंडमेंट का अभी भी ये जो बार बार कह रहे हैं ना कि कब्जा कर रहे हैं, हाँ। यही तमाम के तमाम एक तो हमें मसाइल बहुत गंभीर पेश थे, वो अपनी जगह पर है, लेकिन अगर हम किसी भी जगह, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के तहत फैसले के तहत हमें मिले ना, ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई हमने छीने या हमने कोई ऑर्डिनेंस पास किया थ्रू द सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद बाकायदा नोटिफिकेशन आया, पहले सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद एक नोटिफिकेशन भी जारी किया। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसके बाद नोटिफिकेशन आया ना। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक फैसला किया, सिंध गवर्नमेंट पार्टी बनी, विफाक भी था उसके अंदर। हमारी ख्वाहिश यही थी कि हम ये 2 सब्जेक्ट पे हमारा ज़्यादा काम है कि हम ये चाहते हैं कि एजुकेशन एंड हेल्थ, ये 2 सब्जेक्ट जो हैं ये वापस, लेकिन वापस वफाक ने ये कह के किया कि वफाक के पास इस वक्त फंड्स मौजूद नहीं है इन अस्पतालों को चलाने के, इसलिए ये सूबाई हुकूमत को वापस कर दिए जाते हैं। देखिए फंड्स का तो जो आप बात कर रहे हैं, और सर यही दावा किया गया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से या सिंध हुकूमत की जानिब से कि बजट में NICVD या जिना अस्पताल के लिए कोई फंड्स रखे ही नहीं गए, इसलिए ये मुमकिन ही नहीं है कि वफाकी हुकूमत जो है इन अस्पतालों को चला सके। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे पास जो फाइनेंशियली जो कंडीशन मुल्क की है वो आप भी बेहतर जानते हैं डॉक्टर साहब कि किस हालत में मुल्क हमारे हवाले किया गया। हमारे पास था क्या, 2 हफ्ते का हमारे पास बजट नहीं था। हमने उस मुल्क को किस तरीके से 1 साल में ला करके, जो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने जा रहा था, हमने उसको बचाया, दुनिया भर से जहाँ से भी हमने जो मदद ले सकते थे ले करके, और अपनी जो रिफॉर्म्स कर सकते थे इदारों के ज़रिए से तमाम चीज़ों पर, आज आकर के हम FATF पर आ जाएं या कहीं भी आए तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उस मामला से आपसे मजीद बात करेंगे। हुमायूं उस्मान साहब आपकी तरफ भी आएंगे। यहाँ एक छोटा सा नाज़रीन वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन हम आज बात कर रहे हैं सूबा सिंध के हवाले से, कराची के हवाले से कि आया जो सफाई मुहिम चलाई गई ख़ास तौर पर कराची में, उसकी क्या सूरत हाल रही। इसके अलावा सूबा सिंध में जो वबाई अमराज फैल रहे हैं उस पर किस तरह काबू पाया जा रहा है। अब कराची के हवाले से हम कुछ बात करना चाहेंगे। हमारे साथ इन्हीं मेहमानों के साथ मौजूद हैं हुमायूं उस्मान साहब, रहनुमा पाक सरज़मीन पार्टी। सर मतलब पाक सरज़मीन पार्टी का बड़े मतलब दावे भी रहे। खैर हम मुस्तफ़ा कमाल साहब को पहले एज़ मेयर कराची देख भी चुके हैं। सर तमाम बातें की जाती हैं, लेकिन आवाम की उस तरह की सपोर्ट या जो जिस तरीके के वोट्स आपको मिलने चाहिए तो वो तो मिले नहीं सर। तो फिर किस तरीके से खाली अपोजिशन ही होती रहेगी या काम भी किए जाएंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जिस मुल्क के अंदर पाँव के अंगूठों के वोट निकल रहे हों और 65,000 वोट निकल रहे हों बलूचिस्तान का केस आपके सामने, मैं उस तरफ जाऊंगा तो बात बहुत लंबी हो जाएगी ना। और वो सबके सामने है जो हालात, जो सिनेरियो, और बहुत सारे लोग उस पर एहतजाज भी कर रहे हैं, चलते रहेंगे। बहरहाल इन सब बातों को छोड़ते हुए हम तो समझते थे कि जी तब्दीली सरकार आई है और पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं। और मैं अब अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर थोड़ा सच की तरफ आऊँगा ना। बातें हो रही थी कुछ, देखें बाखुदा मैं इंटीरियर सिंध में जाता हूँ, आप भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर साहब आप बेहतर समझते होंगे इंटीरियर की, आप अस्पतालों का जाकर वहाँ पे हालत देखें क्या हालत है। ठीक है, आप पैदाइशी टीकों की बात कर रहे हैं, 1.5 लाख बंदे सिंध के अंदर रिपोर्ट हुए हैं कुत्ते के काटने से। ठीक है, और वहाँ पे पिछले दिनों आपने सिंध के अंदर देखा एक माँ अपने 10 साल के बच्चा उसकी गोद में तड़प तड़प के उसने अपनी जान दे दी कुत्ते काटने का। 1000 रुपये का जो वैक्सीनेशन एक इंजेक्शन होता है वो सिंध के अस्पतालों में नहीं है भाई, नहीं है। जो फैक्ट हैं, जो हकीकत हैं। फिर आप बात करते हैं, देखिए पहले आप वर्ल्ड में आप बड़े बदनाम थे पोलियो के हवाले से। आप दुनिया में अगर आपका बच्चा कहीं भी जाता था तो वो आप कहते थे कि जी हमारे पास वजीरिस्तान है, कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे तालिबान हमें रोकते हैं और पोलियो के ड्रॉप्स नहीं पिलाने देते और लोगों को मारते हैं, तो इस वजह से पोलियो हमारे मुल्क के अंदर थोड़ी बहुत उसकी परसेंटेज बाकी है। अब आपने खनाक का जिक्र कर दिया, पैदाइशी टीके ना लगने की वजह से ये बीमारी पोलियो अभी भी मौजूद है पाकिस्तान में। आज मैं वही बता रहा हूँ ना कि आप बाहर कहीं भी जाते हैं तो पोलियो
का आपको वैक्सीन ड्रॉप्स पिलवा कर उसका सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, उसके बाद आपको दुनिया वीज़ा देता है और आप दुनिया में जाते हैं। अब आगे चलकर तो मेरा ख्याल है कि सारी बीमारियों का दुनिया कहेगा कि आपके यहाँ कोई वैक्सीनेशन किसी अस्पताल में नहीं पिलाई जाती, सारी सबके सर्टिफिकेट्स लें और उसके बाद आपको वीज़ा मिलेगा। चाहे आप पढ़ने जा रहे हैं, चाहे आप जो मर्जी करने जा रहे हैं, उम्रा करने जा रहे हैं, हज करने जा रहे हैं, ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है। देखिए पहले लोग यहाँ गोलियों से मरते थे, ये अल्लाह का अजाब था। आज गोलियों से नहीं मर रहे, 1.5 लाख बंदा कुत्ते के काटने से मर रहा है। 19 अमवात आपके डेंगू से हो गई हैं कराची के अंदर, डेंगू से 19 लोग कराची के अंदर सिर्फ मर गए हैं और 50,000 बंदे सिर्फ सिंध के अंदर रिपोर्ट हुए हैं डेंगू से। ये तशवीशनाक बात है, तशवीशनाक। इसको मजाक में एक दूसरे पे ब्लेम गेम कर कर हमें नहीं डालना होगा, लोगों को मरते हुए हमें नहीं देखना होगा। कल ये तारीख जो हमारी सबकी तारीख है ना, ये स्याह बाप से लिखी जाएगी। ये जो बच्चे किसी के मर रहे हैं, किसी माओ के, बहनों के, बेटियों के, फिर आप सिंध के अंदर इंटीरियर के अंदर हालत देख रहे हैं कि एक बच्ची गोल्ड मेडलिस्ट है और खुदा की कसम मैं खा के कहता हूँ जहाँ प्रोफेसर ए उस्ताद वो तबका है कि जिसको हम बाप की हैसियत देते हैं। आपने देखा पिछले दिन कुछ वीडियो ऐसी वायरल हुई कि वहाँ मेरी बहन बेटियों के साथ क्या सलूक हो रहा है। देखें अजाब आएगा इस कौम पे, ये अल्लाह का अजाब है, डेंगू अजाब है, करना अजाब है, ये सारा कुछ अजाब की सूरत में फैल रहा है। अगर अब भी मैं समझता हूँ कि हमने अपने किबले दुरुस्त नहीं किए और इसी तरह ये पैसों की खूरबूर चलती रही, टोटली फ्रॉड है, टोटली फ्रॉड है ये पूरे सिंध के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर। आपको मैं बाखुदा दावे से कहता हूँ, आप भाई हैं, मोअज़्ज़िज़ है मेरे लिए। खान साहब मैं आपसे यहाँ एक सवाल ये करना चाहूँगा, जिस वक्त मुस्तफ़ा कमाल साहब को डायरेक्टर बनाया गया था फेस डिस्पोजल का, जी गार्बेज डायरेक्टर बनाया गया था सर, उस वक्त इजलास भी बुलाया गया। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा हम पार्टी को मोबिलाइज़ करेंगे, सब लोग मिलके सफाई मुहिम में काम करेंगे। सर ओहदे से ज़रूर हटा दिया गया, लेकिन किसी ने सफाई के काम करने से रोका तो नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि ये सारे ऐलानात सिर्फ ओहदे तक महदूद थे। सर माजी में क्या मुस्तफ़ा कमाल साहब का ताल्लुक़ जिस पार्टी से रहा है, उसने सफाई मुहिम कराची में नहीं चलाई? क्या बड़े बड़े लीडरों ने इलाकों में झाड़ू नहीं लगाए? अब आप मुझे मौका देंगे तो मैं आपको ही बिल्कुल जवाब का ही मौका दे रहा हूं। देखिए हमने ये कहा था कि 3 महीने के लिए मेरे चेयरमैन साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें ये वसीम अख्तर साहब ने कहा था कि जी मेरे पास इख्तियारात नहीं है और वसाइल नहीं है और मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। उन्होंने कहा वसीम अख्तर के पास जो इख्तियारात है ना, उस इख्तियारात के अंदर रहते हुए मैं 3 महीने के अंदर शहर को साफ कर दूंगा। पहली चीज़ उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं उतर कर और मेरी पार्टी उतर कर उसको साफ करते। सर ये ऐलान बाद में किया गया जब उनको गार्बेज डायरेक्टर बना दिया गया। पहली तकरीर उन्होंने जब की उसके बाद ऑर्डर तो उसके बाद नहीं सर, ऑर्डर तो आ गया था दोपहर में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें उन्होंने ये कहा था कि हम पूरी पार्टी को मोबिलाइज कर रहे हैं। आज कारकुनान को बुलाने का मकसद ये है कि आप हमारी पार्टी जो है एक पूरी मुहिम चलाएगी। जानकर सच बताऊं सर, अल्लाह को कहने की हल्फ उठाने की जरूरत नहीं है सर, आप वैसे भी कहेंगे तो मैं आपकी बात पे एतबार करूंगा। शऊर बेदार हो चुका है, कैमरे पे एक एक चीज रिकॉर्ड पे मौजूद है। मैं आपसे जो गुफ्तगू कर रहा हूँ, अल्लाह मुझे माफ करे, मैं अपनी आखिरत खराब नहीं करूंगा ना, कि मैं आपसे बैठकर मैं सच और हक की बात करूंगा। हमारे चेयरमैन साहब ने उनकी इस दावे के बाद कहा था कि जो इख्तियारात आपके पास हैं, 12,000 स्वीपर आपसे सैलरी ले रहे हैं भाई, 12,000 आप किसके पैसों से ले रहे हैं? मेरे और आपके पैसों से ले रहे हैं ना। इसी मेयर को 50 अरब रुपए का बजट सिंध गवर्नमेंट एडमिट करती है कि हमने 50 अरब दिया, यही मेयर एडमिट करता है कि 25 अरब पीछे शायद खाकान अब्बासी से लिए। हम तो ये कह रहे हैं भाई 50 करोड़ रुपए की जो पर मंथ आप सैलरियां दे रहे हैं, 12,000 स्वीपर्स हैं, फिर 80 लाख रुपए का 700 गाड़ियां जो डीजल भरवा रही हैं। हमने तो कहा था ये गाड़ियां हमें रोड पे चाहिए, जो आपकी 700 गाड़ियां 80 लाख रुपए का डीजल भरवाती हैं, वो 12,000 स्वीपर वर्दी पहनकर रात को 2 बजे के बाद, क्योंकि चेयरमैन साहब ने, देखिए मेरे चेयरमैन साहब ने बहुत पहले कहा था कि गंदगी से बहुत सारी बीमारियां फैलेंगी और कराची में इमरजेंसी लगाने की जरूरत है। ना सिर्फ कराची, जहां जहां गंदगी है वहां पे इमरजेंसी लगाने की जरूरत है। इसी कॉज को देखते हुए उन्होंने रात 2 बजे असगर अली शाह स्टेडियम पे, जहां पे कचड़े के पहाड़ लगाए हुए थे, आपने देखा बदबू, वहां अजीब अजाब बना हुआ था दुनिया के लिए। उन्होंने कहा जी रात 2 बजे वहां मीटिंग होगी, फाइनेंस डायरेक्टर जो सैलरियां पेड कर रहा है 12,000 लोगों की लिस्टें लेके पहुंच जाए। ये जो फाइनेंस डायरेक्टर 700 गाड़ियों को डेली डीजल भरवा रहा है, ये लिस्टें लेके पहुंच जाए। ये 700 गाड़ियां मुझे रोड पे चाहिए, 12,000 स्वीपर मुझे रोड पे चाहिए। मैं इनके साथ, इन्हीं के साथ जो वसाइल मेरे पास मौजूद है, मैं कराची को 3 महीने में साफ करके दिखाऊंगा। तो भाई करने देते ना। फिर आपने रात, आपने पता नहीं किस हालत में एक ऑर्डर निकाला, अगले दिन जब आपको होश आया तो आप अपने दफ्तर में भी नहीं गए, जाके आपने विड्रॉ कर लिया। अगर आपको लगता कि आप हमारी सियासत पर दफन होने देते हैं ना, आप उसी इख्तियारात में, अगर हम कराची ऑर्डर तो सर दोपहर में आ गया, आप अब नहीं, मैं देखें दोपहर में ही आ गया था, मैं कह रहा हूँ अगले दिन दोपहर में आ गया था। आप देखें फिर माजत के साथ मेरे दोस्त हैं पीटीआई वाले, इनके अपने पीटीआई के कराची के सदर कह रहे हैं कि जी ये शख्स प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि ये नहीं वापसी लेना चाहिए था, मुस्तफा कमाल साफ कर जाता। माजत के साथ पीपल्स पार्टी के सईद गनी खड़े होकर कह रहे हैं नहीं ये बहुत अच्छा इकदाम था, मुस्तफा कमाल साफ कर जाता। ये हम तो बात नहीं कर रहे थे ना। आप अगर हम नहीं करते तो हम साफ हो जाते हैं ना कराची से। हम तो सर अभी इस वक्त जो क्लीन कराची की मुहिम चलाई गई है सिंध हुकूमत की जानिब से, आप क्या समझते हैं कराची पे क्या फर्क पड़ा इस मुहिम के बाद?
सर अगर एज न्यूट्रल आपसे मैं बात करूं, क्योंकि ये तो आपकी हिमायत करते रहे ना कि जी मुस्तफ़ा कमाल साहब, सच की मैं बात करूँ, मैंने आपसे पहले कहा है ये तो उसी तरह है ना कि कल से मैं खाने की मुहिम स्टार्ट कर दूँ ना, कल से मैं नहाने की मुहिम स्टार्ट कर दूँ, मैं फिर कल से दफ्तर जाने की कोई मुहिम स्टार्ट कर दूँ, नहीं नहीं नहीं, ये 13,000 मैट्रिक टन डेली कराची में डेवलप होता है आपका कचरा, ये जो बाहर निकलता है। कितने परसेंट कराची के कचरे में सफाई में फ़र्क पड़ा? देखिए मैं तो अब जहाँ अभी भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, आप चलें, कल मेरे पास एक वीडियो वायरल हुई, ये जो आपका स्टेडियम है इधर, ये गुलशन की तरफ, उसकी बैक पे पूरी आपने देखा कचरे की लाइनें बनी हुई हैं, गटर लाइनें उबल रही हैं और अजीब सा ताफून वहाँ से उठ रहा है, कराची पूरा बर्बाद है, गटर लाइनें आपकी टूटी हुई हैं, कचरा उठ नहीं रहा, ये कोई मुहिमों से ठीक नहीं होगा ये शहर। ये दुनिया का देखें एक वक्त था ना, ये दुनिया का उस वक्त तेज़ी से तरक्की करने वाले 4 बड़े शहरों में शुमार होता था जब मेरे चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब मेयर थे। आज इस शहर को देख लें, दुनिया के 12 बदतरीन शहरों में शुमार होता है, उनको दुनिया का बेहतरीन अवार्ड दिया गया मेयर का, ठीक है। आज वो जमात कहती है, जिस जमात देखें अल्लाह ताला ने उनको हिदायत दी, आज वो इधर आ गए, आज वो जमात कहती है कि जी हमारे मेयर थे, उस वक्त तो हैदराबाद में भी उनके मेयर थे, ठीक है, उसके बाद भी मेयर थे, उससे पहले भी मेयर थे। विल होनी चाहिए, बेसिकली क्या नीड है, किरदार। माजरत के साथ मैं बात कर रहा हूँ आने वाली नस्लों की, कि मैं आने वाली नस्लों को कैसा पाकिस्तान देके जाऊंगा, मेरी नस्लें क्या इन्हीं हालात में जीएंगी जहाँ पे स्कूलों में तालीम नहीं है। आज सरकारी स्कूलों से कोई डॉक्टर कदीर खान बन कर नहीं निकल सकता। आपको पता है कि सरकारी स्कूलों से आज कोई डॉक्टर पढ़ के निकल सकता है? मुझे बता दें, आज जो हमारे यहाँ तालीम का म्यार रह गया है। फिर आपके अस्पतालों के अंदर, माजरत के साथ सरकारी अस्पतालों में जो इस वक्त हालात हैं, आप जाकर देखें। मैं आपको अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर एक सच्चा वाक़या बता रहा हूँ, बिल्कुल सच्चा वाक़या। मेरे पास एक खातून आई, मैं उनको तकरीबन 3-4 साल से जानता था, उनके शौहर की डेथ हो गई थी कुछ अरसे पहले, उनके बच्चे छोटे छोटे थे। मुझे पता चला कि जी वो बस से गिर गई। मैं उनकी इमदाद करता था, जो भी मेरी औकात है उसके मुताबिक मदद कर देता था अल्लाह की राह में। ये मतलब इसलिए जिक्र कर रहा हूँ ताकि जो अस्पतालों का जिक्र हुआ उससे रिलेटेड है। वो खातून बस से गिर गई, बस से गिरने के बाद उनकी 3 जगह टांग फ्रैक्चर हो गई। वो जिना अस्पताल में जाकर एडमिट हुई हैं, 9 दिन तक डॉक्टरों ने उनको ट्रीट नहीं किया। सर डॉक्टर साहब 9 दिन तक उस सरकारी डॉक्टरों ने, अस्पताल ने ट्रीट नहीं किया। 10वें दिन जब उसको ट्रीट किया, 11वें दिन उसको 12वें दिन घर भेज दिया। 13वें दिन वो दोबारा आ गई कि उसके पूरे जिस्म में इन्फेक्शन फैल चुका था और 2 दिन बाद उसकी डेथ हो गई, उस जवान खातून की जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं। यार ये तो जुल्म हो रहा है, ये तो जुल्म हो रहा है। जहाँ कुफर का निज़ाम आपको पता है चल सकता है, लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता ना। तो ये अल्लाह ताला हमारी पकड़ कर रहा है। ये जो हमारे पे अजाब आ रहे हैं, अगर हम किरदार वाले लोग आगे नहीं लाएंगे, आज सच बोलना नहीं शुरू करेंगे, तो बर्बाद कर देंगे जो भी सिस्टम बना हुआ है। और माजरत के साथ मेरे लिए काबिल इज्जत है भाई, 14 महीने से लोगों को आपने पकड़ा हुआ है, किसी को 8 महीने से पकड़ा हुआ है, किसी को 6 महीने से पकड़ा हुआ है। फाइलें खोल देने से कुछ नहीं होगा। एहतसाब के इदारे हैं ना सर, वो तहकीकात कर रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं? पार्लियामेंट के अंदर बिल लाएं, कोई सजा और जजा का अमल लाएं। आप एक तरफ चाइना को कहते हैं 400 मार दिए, मैं चाहता हूँ 500 मार दूं, 500 को एहतसाब कर दूं या जेल कर दूं। जेल में डालने से कुछ नहीं होगा। अगर कोई करप्ट है तो आप सजा लाएं ना, पार्लियामेंट से बिल पास करवाएं, यहाँ पे काट दें हाथ के भाई जिस पे करप्शन साबित हो जाए। 2-4-600 लोग ऐसे घूमेंगे, खुदा की कसम इस मुल्क में किसी की हिम्मत नहीं होगी करप्शन करने की। सर केसेस तो कुछ प्लॉट्स के हवाले से मुस्तफ़ा कमाल साहब सर वो तो आपके सामने, मैं तो उसको भी ओपन कर देता हूं। और अदालत ने बाकायदा इस्तफसार भी किया है कि ये प्लॉट्स जो हॉकरों को दिए गए थे, इस पे सर एक प्लाजा कैसे बन सकता है? और अगर ये लीज किसी प्राइवेट आदमी की थी, आपने बहुत अच्छी बात की, किस तरह से बांट दिए गए हॉकर्स को? बात की, मैं अब उस तरफ आया, अब मुझे इजाजत दीजिए इसमें मैं पूरी तशरीह कर दूं। ये टोटल 196 फैसला करने का हम तो अदालत का हम इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते, सब्जुडिस मैटर है। लेकिन अदालत के रिमार्क्स ये हैं कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक प्राइवेट आदमी की जमीन जो है वो बांट दी गई 200 हॉकरों को और उसके बाद वापस उनसे खरीद के और उसे एक शख्स के नाम करके एक प्लाजा। सर मैं आपको, अब मुझे इजाजत देंगे तो मैं आपको कुछ उसमें सर आइकॉन टावर का भी हिस्सा आता है। बिल्कुल मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर। इसलिए आपके चेयरमैन साहब काम भी करते रहे। आपको मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा ना, हमें तो कहा गया ना कि मैं आपको क्या बताऊं, फिर मैं आपको कुछ बातें आप बता सकते हैं। नहीं मैं खुलकर बता रहा हूँ, आप सुने। ये बेसिकली 196 प्लाट थे 10-10 गज के। कितने गज के? 196 प्लाट थे। अब आपको पूरी मैं इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। ये 1978 में अलाट हुए। कब हुए? इन 196 लोगों को
1978 में 1978 में अलॉट हुए। पहले आप इस बात को पूरी समझ लें, जब आप छोटे होंगे तो आप जाते होंगे सीवी पे, वहाँ सीपियों वालों की दुकानें थी, हारों वालों की दुकानें थी, वो जो बैठे हुए थे, ये 10-10 गज की छोटी छोटी केबल लगाकर, ये वो 196 प्लाट है। पहले तो आप इस कंसेप्ट सीवी पे नहीं है, ये जो इलाका जहाँ पे ये बिन कासिम पार्क के बराबर में सर सीवीओ लेते हैं साहिल को सर, ये जो नहीं, ये गली होती थी पूरी एक मोतियों वाली, हारों वाली। मैं थोड़ी सी, मेरी उम्र 42 साल है, शायद आपकी इतनी नहीं, मेरी सर आपसे ज्यादा है, मेरी आपकी ज्यादा है, तो फिर आपको याद होगा यहाँ से स्टेप बाय स्टेप एक उतरते थे और दोनों तरफ 10-10 गज की दुकानें बनी हुई थी। 196 प्लाट वो वाले प्लाट हैं बेसिकली। अब इसमें नैब ने जो आर्गू लिया है, नैब ने आर्गू ये लिया है कि इस 196 प्लाट को जब ये प्राइवेटली अलॉट हो गए 1978 में, ये एक बंदे ने परचेज कर लिए 1982 में। एक बंदा कब परचेज कर रहा है इनको? जेके बिल्डर के नाम से 1982 में। अब इसकी हिस्ट्री देखिएगा, 1982 में वो उसको परचेज कर रहा है, 2002 में वो जा रहा है एनओसी लेने मेयर कराची के पास कंस्ट्रक्शन की। 2002 में उसके डिपार्टमेंट में जा रहा है सेवरेज लाइन के लिए, गटर लाइन के लिए, पानी की लाइन के लिए एनओसी लेने। इसको गलत जोड़ा जा रहा है कि जो प्लाट अलाट कर दिया। हम तो इसलिए नहीं कहते, अदालत के अंदर केस है, अदालत फैसला करेगी। एक्चुअल में आपको अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल इसके हकाइक बता रहा हूँ। 1982 में ये उसको जेके बिल्डर ने खरीद लिए, बाद में जेके बिल्डर ने एक पार्टनरशिप कर ली, और वो बंदे का नाम आप भी अच्छी तरह जानते हैं, सब जानते हैं, ठीक है। उसके साथ पार्टनरशिप कर ली और ये बिल्डिंग खड़ी हो गई। अब नैब ने पली क्या उठाई है, नैब ने पली क्या उठाई है, आप ये सुने इसके अंदर। नैब कहता है कि 196 प्लाटों में जब उस एक बंदे ने खरीद लिए तो इनको चाहिए था ऑब्जेक्शन लगाते उस फाइल में। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि 196 प्लाट इस तरीके से एक बंदा इतनी तो सर 1978 में मेरा मेयर तो नहीं था सर, दूसरी बात मेरा चेयरमैन तो नहीं था। 1982 में मेरा चेयरमैन तो नहीं था। 1988 में जब सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला कर रही थी 196 प्लाटों का, मेरा चेयरमैन तो नहीं था 1988 का नाम इन चीजों में इन्वॉल्व है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं सर। इतनी आसानी से एनओसी नहीं मिलती जितनी आसानी से उनको दी गई। बहरहाल एनओसी तो प्राइवेट बंदा बेच रहा है, प्राइवेट बंदा खरीद रहा है। मजीद आपसे बात करें सर, ये फैसला आज भी दी गई है सर, ये तो मैं वैसे ही आपसे सवाल किया था, अदालत का काम है कि उस पर फैसला करें। सर हम आपसे बात करेंगे, नाज़रीन छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा भी खिदमत में हाजिर होते, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ फजल करीम साहब, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं हुमायूं उस्मान साहब, रहनुमा पाक सरज़मीन पार्टी, और हमारे साथ मौजूद हैं राना गुलजार ताज साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इन तमाम लोगों से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। ख़ास तौर पे आज कराची के मसाइल पे बात हो रही है, सिंध के मसाइल के हवाले से बात हो रही है। अब राना गुलजार साहब से बात करना चाहूँगा। सर, इल्ज़ामात की तो बड़ी लंबी फहरिस्त है, जितनी अपोजिशन है तमाम ही यही कहते हैं कि जी चाहे सिंध के मसाइल हों, कराची के मसाइल हों, सफाई का मसला हो, जिस तरह काम होना चाहिए उस तरह नहीं हो पाता, जबकि बजट भी मौजूद है, मतलब बाकायदा बजट एलोकेट होता है। क्या वाकई खर्च भी किया जाता है सर? देखिए, कचरे की जहाँ तक बात हो रही थी, तकरीबन तमाम 6 डिस्ट्रिक्ट के अंदर पीपल्स पार्टी कचरा उठा रही है, और काफ़ी हद तक, पूरा तो साफ़ नहीं हो सका, लेकिन काफ़ी हद तक सफाई हुई भी है। और सीएम साहब ने अभी पिछले संडे शहर में विज़िट किया, जिस पर वो इतना कचरा उठाने के बावजूद जो है वो बड़े नाला थे कि सफाई उस तरह से नहीं हो रही जो मैं चाहता हूँ। तो बड़े बरहम हुए हैं, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये कचरा जो है एक तो बहुत पुराना है, और दूसरी बात इसको कंटिन्यू की ज़रूरत है। जो क्लीन कराची 1 महीना नाकाफ़ी है, तो हमारी कोशिश है कि पहले 1 महीना जो है इसको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा निकाला जाए और इसको कंटिन्यू करने की कोशिश की जा सके, क्योंकि कचरा बहुत ज़्यादा है। और वाकई ये बात आप सही कह रहे हैं कि जो हम एक मुहिम शुरू की है क्लीन कराची, वो उस हद तक सफाई अभी तक नहीं हो सकी जो हम चाहते थे कि बिल्कुल क्लीन। सर वाकई क्या कचरा उठाना सिंध हुकूमत ये डीएमसीज का काम है, ये डीएमसीज का काम है। तो ये बेहतर नहीं होता कि डीएमसीज और केएमसी को थोड़ा सा बजट दे दिया जाता ताकि वो ये काम कर लेते, फिर उनसे आप चाहे बासपुर्स भी कर लेते कि इतना बजट आपको दिया गया, ये इक्विपमेंट्स आपको दिए गए। सर अगर सड़कें भी सिंध हुकूमत खुद बनाएगी, कचरा भी सिंध हुकूमत खुद उठाएगी, तो सर ये केएमसी और डीएमसी को फिर ये सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट लाने की जरूरत क्या थी? मैं गुजारिश करूँ, हाँ। देखिए, जो डीएमसीज में मैं आपसे एक रिसेंटली जो बारिशें हुई, 56 करोड़ रुपए सईद गनी साहब उस टाइम
लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर थे, 56 करोड़ रुपए उन्होंने जो है नालों की सफाई के लिए दिए गए, जो कि पैसे तो दे दिए गए लेकिन सफाई नहीं हुई। इसी तरह देखिए नालों के अंदर या जो कचरे, इस वजह से फिर मजीद केएमसी को या डीएमसी को आपने कहा कि कोशिश की है, नहीं हमने डीएमसीज को भी ऑन बोर्ड रखा है, इसमें जो सफाई हो रही है डीएमसीज को भी ऑन बोर्ड रखा है, इसमें मेयर साहब शायद आपकी नॉलेज में होंगे सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो है वो अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात मौजूद है कि हुकूमतों का जो काम है, सिंध यानी सूबाई हुकूमतों का, उनका काम ये है कि उन्हें डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पावर्स को और फंड्स को, इन तमाम चीज़ों को डिवॉल्व करना है। डेवोल्यूशन ऑफ पावर यानी सफाई का काम, एमिनिटीज़ का काम, बल्दियाती काम, ये डीएमसीज़ की जिम्मेदारी है। आपने प्रॉपर सिंध हुकूमत की जिम्मेदारियों में से है कि वो डीएमसीज़ तक पावर को डिवॉल्व करें। डॉक्टर साहब गुजारिश ये है कि जो इनका फंड है, जो इनकी पेमेंट है, वो बाकायदा सालाना इनको रिलीज की जाती है, ऐसी बात नहीं है। सड़कें आप बनाते हैं, पावर्स रोड आप बनाते हैं, यूनिवर्सिटी रोड आप बनाते हैं, अंडरपासेस आप बना रहे हैं, सफाई का काम आप कर रहे हैं, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड आपके कंट्रोल में है। देखिए जब डीएमसी आपके कंट्रोल में है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल आपके कंट्रोल में है, सर बाकी काम रह क्या जाता है फिर डीएमसीज के करने। जब डीएमसीज काम नहीं करेंगी तो लाजमी बात है सिंध गवर्नमेंट को ही करना होगा। जब मेयर पैसे भी ले रहे हैं और इख्तियारात का रोना रोते हैं तो जाहिर सी बात है कि क्या किया जाए। सर काम करने या ना करने की बात नहीं है सर, ये तो जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट बनाया गया उससे कुछ इसी तरीके से पास कराया गया कि उसके अंदर जो पावर्स हैं, यानी जो बल्दियाती इदारे हैं, वो तमाम सिंध गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। नहीं, वो बल्दियाती केएमसी के अंडर में आते ही नहीं है। पहले कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हुआ करती थी, केबीसी है, अब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है। केडीए जो है वो भी सिंध हुकूमत के अंडर में है, वो केएमसी या डीएमसी का उस पर कोई इख्तियार नहीं है। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड सिंध हुकूमत के अंडर में है, यानी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का या केएमसी का उस पर कोई इख्तियार नहीं है। सड़कें बनाने की बात अगर की जाए तो इस वक्त कराची में बड़ी शाहराहें जितनी भी बनाई गई हैं या अंडर पासेस बनाए गए हैं, गिजरी का अंडर पास हो, वो आपके शाहराह फैसल का मेन जो अंडर पास हो वो हो, या शाहराह फैसल की कारपेटिंग की बात की जाए, यूनिवर्सिटी रोड, बाकी रोड्स की बात की जाए, ये तमाम सिंध हुकूमत ने खुद तामीर की है सर। खाली अगर एक तारिक रोड की बात करें तो 1.5 किलोमीटर की सड़क पे 52 करोड़ रुपए लगाए गए हैं सर। देखिए मैंने आपसे फिर भी गुजारिश और उसकी कोई जब सिटी गवर्नमेंट काम नहीं करेगी और इख्तियारात का ही रोना रोती रहेगी तो सिंध गवर्नमेंट क्या करेगी? तो सिंध गवर्नमेंट काम करेगी ना, जो है ना वो फंड्स का रोना रोएगी। तो बात ये है कि फंड्स उनको मिल रहे हैं। देखिए मैं आपसे फिर वही गुजारिश कर रहा हूँ कि जब सर आपके कहने का मकसद ये है कि रोडें बनाने के लिए और सफाई के लिए इन तमाम चीज़ों के फंड्स मिल रहे हैं, सिर्फ तनख्वाहों के देखिए इनको नहीं, तमाम फंड्स इनको मिल रहे हैं, ये काम क्यों नहीं कर रहे? नैब इस तरफ भी तो तवज्जो दे, नैब इधर भी तो मालूमात हासिल करे कि पैसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। आपके पास एंटी करप्शन का पूरा सिंध हुकूमत बिल्कुल काम मौजूद है जो कि सारा कुछ काम तरफ चाहे सिंध हुकूमत गुजारिश है। नहीं ऐसे देखें, बात ये है बिल्कुल एंटी करप्शन है सिंध हुकूमत के, लेकिन मैं आपसे गुजारिश ये करता चलूँ, हम ज़बर पर यकीन नहीं रखते। हम ज़बर से बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तमाम इदारों की होनी चाहिए, और मैं कहता हूं कि रोने से ज़्यादा बेहतर है काम पर तवज्जो देनी चाहिए। मैं इस पर मज़ीद राय भी लूँगा कि बाज़ चीज़ों में ये कहा जाता है कि चाहे मेयर साहब जिस तरह रोना रोते हैं उसी तरह शिकायतें सिंध हुकूमत की जानिब से आती हैं। कहीं ना कहीं कुछ नूरा कुश्ती का जो है ना चीज़ें नज़र आती हैं। बाकी पार्टीज़ बाहर बैठी हैं जो सिंध हुकूमत या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक फ़ंड्स का रोना रोते हैं, आप कहते हैं जी काम नहीं होता। काम इसी तरह चलता जा रहा है और इसी तरह चलता रहेगा, ये बात दुरुस्त नहीं? देखें ऐसी बात नहीं है, हम बिला वजह किसी पर इल्जाम आप कह रहे हैं ना सर, ना तहकीकात करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। मैंने तो कहा कि होनी चाहिए, मैं ये नहीं कहा कि नहीं चाहिए, होनी चाहिए। देखिए इदारों में रिफॉर्म जब तक नहीं आएगा, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, इदारे मुस्तहकम नहीं हो सकते। ये सिंध गवर्नमेंट हो, सिटी गवर्नमेंट हो, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो, आपकी वफाक हो, कोई भी हो, मैं तो ये कहता हूँ कि मुस्तहकम होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए, काम
ट्रांसपेरेंसी के साथ होनी और आपकी चाहिए। नॉलेज में होगा कि मुस्तफ़ा कमाल साहब का जो नोटिफिकेशन निकाला गया था कानून के मुताबिक नहीं था। केएमसी का ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी को अपॉइंट कर सके, ये इख्तियार लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर यानी सिंध हुकूमत का है। अगर आप चाहते तो सेकंड नोटिफिकेशन निकाल के मुस्तफ़ा कमाल साहब को आप तैनात कर सकते थे। नहीं, क्यों कर सकते थे? फिर इसका मतलब सिंध गवर्नमेंट ना आयल है, काम नहीं कर माजी में सकते। सिंध हुकूमत ये तो काम उन्होंने किया ना। मुझे ये बताएं कि क्या सिंध गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेटर्स से पूरी ये नहीं चलाई गई चीजें? वो बिल्कुल सरकारी थे। बात ये है कि ये काम कारनामा तो सिटी जो सर ये तो कोर्ट के ऑर्डर्स पे इलेक्शन कराया गया, बल्दियाती और बल्दियाती इलेक्शन भी कराची में होने नहीं देगा भी। ऐसी बात नहीं है। देखिए बात ये है कि मकामी हुकूमतें कोर्ट के ऑर्डर्स पे नहीं कराया गया ये इलेक्शन। मकामी हुकूमतें होनी चाहिए और मकामी हुकूमतें जब होती हैं तो काम सही होता है। ये नाअहली तो सिटी मेयर की है कि उन्होंने अपने इख्तियारात को नहीं समझा और उन्होंने किसी शख्स को ऑर्डर दे दिए। तो देखिए इसका मतलब वो नाकाम आदमी है। तो सिंध गवर्नमेंट क्यों ऐसा करे? उन्होंने किया ना तो उनको करने देते, क्यों नहीं करने दिया? सर अब मेरे प्रोग्राम का वक्त जो है ना ये अपने अख्तिताम के करीब है। 5 मिनट प्रोग्राम के वाइंड अप में रहते हैं। मैं चाहूँगा फाइनल नोट्स जो है ना वो आप तीनों मेहमानों से ले लिए जाएँ। जी हाफिज़ फजल करीम साहब क्या कहते हैं? फाइनल नोट्स जस्ट 1 मिनट। डॉक्टर साहब बात ये है कि अभी हुमायूं साहब ने भी एक बात कही कि जो 8-10 लोगों को ये केसेस इनसे कुछ नहीं होता। हमारी तो ख्वाहिश ये है कि ये एहतसाब का अगर हम कोई तब्दीली लाने के काबिल होते तो पार्लियामेंट में हम बहुत कुछ कर चुके होते। आपको पता है कि मौजूदा पार्लियामेंट में हमारी क्या पोजीशन है, सेनेट के अंदर क्या पोजीशन है। जब आप कानून बनाते हैं तो आपके लिए एक माकूल तादाद की आपको जो ज़रूरत होती है वो हमारे पास नहीं है। रह गई बात अभी जो राना साहब ने जो बात की ना ये इख्तियारात का और ये सारे मामलात का, तो फिर इनके इख्तियारात हम ले लेना। अगर ये चाहते हैं कि केएमसी के इख्तियारात, सर वो भी कानून में मुमकिन नहीं है ना। आप सिर्फ डायरेक्टिव दे सकते हैं। फेडरल गवर्नमेंट मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी नहीं कर रहा। आई एम ना, मैं अपनी राय नहीं दे रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि चला नहीं सके। ये कह रहे हैं कि केएमसी और डीएमसी 3 हॉस्पिटल ये रिटर्न दे दिए इन्होंने, ये नहीं चला सकते। कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, वाटर बोर्ड, तमाम के तमाम इदारे इन्होंने ले गए। खुदा के बंदो जब सर अब आपकी तरफ से ये आपकी पार्टी की तरफ से क्लेम ये किया जा रहा है कि नेक्स्ट मेयर जो है ना वो शायद आप लोगों को अंदाजा है या क्या है, आप कहते हैं कि नेक्स्ट मेयर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा, अभी से कह दिया गया। देखिए बात अगर ये बात सच्ची हो जाएगी तो उसका मतलब ये होगा कि आपको पहले से इल्म था। नहीं देखिए मैं आपसे एक अर्ज करूँ, बात ये कि हमारा डिलीवरेंस लेवल है। देखिए अभी हमने 1 साल तो इदारों पे लगा दिए। अभी नेक्स्ट कौन से इदारे पे लगाया है? देखिए तमाम इदारे जिसमें भी आप किसी एक इदारे का सरबराह बता दें जो मेरिट पे रखा हो। स्टील मिल में क्या हो गया सर? मैं पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री की पीआईए में क्या हो गया? हमने कोई मेरिट पे नहीं रखा किसी को। सर जिसको आपने कमर्शियल ऑफिसर जिसको लगाया गया था 30 लाख रुपए की सैलरी पे, वो मजबूरन पे रिजाइन करके उसको उनको हटाया भी गया। सर मेरे पास की पूरी आपको मैं एक बात बताऊं, दुनिया में एक चीज दुनिया में कहीं पर भी ये नहीं होता कि गवर्नमेंट का काम जो होता है कौमी नशरियाती इदारे में आपने लगा लिया सर। कोई भी ऐसा आदमी जो मेरिट पे किसी भी इदारे में लगाएगा, वफाकी हुकूमत के कंट्रोल में जितने इदारे हैं। देखिए अभी मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि जितने इदारे हैं, हमारा जो पॉलिसी है वो पाकिस्तान स्टील पे बड़ी बात की जाती थी, क्या कर लिया गया? को भी हम जो है वो बेच देंगे, फारिग कर रहे हैं हर इदारे को। गवर्नमेंट का काम नहीं है, गवर्नमेंट का काम है अपनी आवाम को फैसिलिटेट करना, उनके मसाइल को इश्यूज कॉल करना, तिजारत करना काम नहीं है। हम नवाज शरीफ तो नहीं है कि यही स्टील मिल जब नवाज शरीफ की हुकूमत में बेची जा रही थी तो ये कहा जा रहा था बड़ी तो पीआईए फ्री भी मिल रहा था। 1 रुपए में आपकी पार्टी की जानिब से ये कहा जा रहा था कि ये गलत कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन इदारों को चलाना चाहिए। सर इमरान खान साहब का ये बयान है हमारे प्राइम मिनिस्टर का कि इदारों को मजबूत बनाया जाएगा, उनको चलाया जाएगा तो ये तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अब आप कहते हैं नहीं जी हुकूमत का काम नहीं है इदारे चलाना, हुकूमत का काम है कि इदारों को प्राइवेटाइज के इदारे चलाएंगे ना। डॉक्टर साहब मेरे काबिल इज्जत भी हैं, बड़े भी हैं उम्र में काफ़ी। ये वही हुकूमत है जब ये सेनेट के चेयरमैन को जितवाना चाहती है तो इनकी इत्तेहादियों के 141 हाथ उठते हैं और बाद में वोट 158 निकलते हैं और 164 उधर निकलते हैं। जब आप ये करवा सकते हैं तो भाई फिर कोई कानून की बालादस्ती भी कायम करवा सकते हैं, कोई कानून का बिल भी पास करवा सकते हैं। ये तो हम सब ने देख लिया सेनेट के अंदर जो है ना। आप देखें, बिल रखें, किरदार लाएं, इंशाल्लाह ताला आप नियत बांध लें। आप बिल्कुल आपके पास हर तरह की पावर है। जब आप सेनेट में चेयरमैन ला सकते हैं तो आप बिल भी पास करवा सकते हैं। चलिए सर अब हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुंचा है। मैं तो समझता हूं किरदार की जरूरत है। आप कुछ कहना चाहें तो अपने लास्ट। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। जो
नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इसलिए कि जहांगीर तरीन साहब नाअहल हैं और काबीना के मीटिंगों में बैठते हैं। ये इस मुल्क का अलमिया है, कौन सी हुक्मरानी और कौन सी कानून की बात की जा रही थी। तो इमरान खान साहब जो वही बात होगी, सजा और जज़ा का अमल जब तक नहीं बनेगा चलिए सर, तो फैसला नहीं बहुत बहुत होगा। शुक्रिया आपका। आप तशरीफ लाना, गुलजार ताज साहब तशरीफ लाए, हुमायूं उस्मान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हाफिज़ फजल करीम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम पर पहुँचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।